In this video, we will discuss the point cost push inflation. This is Keynesian theory of inflation, part 5 of 6. Part 1 is related with Keynesian view on inflation. Part 2 is related with demand pull theory of inflation. Part 3 is related with inflationary gap. Part 4 is related with demand pull inflation with the help of ISLM. And this is part 5, cost push inflation. According to Kompagna-Lawrence, cost push inflation is the consequence of rise in costs. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है वो प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ने से होती है. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय insufficiency of aggregate demand, unemployed resources and excess capacity. तो जब मार्केट में एग्रीगेट डिमांड कम हो, सप्लाई कम हो, अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज हों, एक्सेस कैपेसिटी हो, तो ये सारा कुछ पैदा करती है ये मार्केट में ये वाली इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. तो इसमें वेज बढ़ने से या प्रॉफिट बढ़ने से या और किसी कारण से कॉस्ट बढ़ती है, जिससे प्रोडक्शन कम किया जाता है. प्रोडक्शन कम होने से लोगों की इनकम भी कम होती है, अनएम्प्लॉयड होते हैं लोग. प्रोडक्शन कम होने से मशीनों में कैपेसिटी बचती है, धीरे धीरे फिर डिमांड भी कम हो जाती है चीज़ों की. तो ऐसा कुछ ये है, थोड़ा डिप्रेस्ड साइड है ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. दिस इज द डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. तो इस डायग्राम को हम स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ कर लेते हैं ताकि ये डायग्राम कैसे बनानी है वो हम सीख लें. आप भी मेरे साथ साथ इस डायग्राम को ड्रॉ करो ताकि आपको स्टेप वाइज इस डायग्राम की डेरिवेशन का पता चल जाए. These are the axes. On the horizontal axis we are taking output x, on the vertical axis we are taking price of x. Now suppose this is the level of full employment, suppose x4. फुल एम्प्लॉयमेंट से क्या हुआ कि हम इसके ज़्यादा, इसके राइट हम सप्लाई नहीं कर सकते. तो ये हमारे पास एक दीवार बन गई, हमारी लिमिट हो गई, ये कंस्ट्रेंट हो गया कि इसके राइट हम नहीं जा सकते. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आके जो सप्लाई है वो हो जाएगी परफेक्टली इनइलास्टिक. इसके राइट हम सप्लाई को नहीं लेकर जा सकते. इससे पहले जो सप्लाई है वो पॉजिटिव स्लोप हो सकती है एंड होगी, दिस विल बी द सप्लाई. बट यहाँ पर आके ये वर्टिकल हो जाएगी क्योंकि इसके राइट हम नहीं जा सकते. Now suppose this is the supply and this is suppose demand D. Now on the basis of this demand and supply, you can see this is the point of equilibrium, suppose E1, and this is the equilibrium level of output, suppose X3, and this is the equilibrium level of price.
suppose P1. Now due to one reason or the other, वो हम डिस्कस करेंगे कि क्या कॉज हैं. सपोज जो सप्लाई है S1, सपोज दिस सप्लाई शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड्स. मान लो ये सप्लाई लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो गई. कहीं भी हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं. दिस इज द लेफ्ट साइड शिफ्टिंग S2. सप्लाई जो है वो लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो गई. विद दिस शिफ्टिंग न्यू इक्विलिब्रियम इज हेयर. सपोज इट इज एट E2. Because of shifting of supply on the left side, it means output falls from X3 to X2 and price rises from P1 to P2. आउटपुट कम हो गया और प्राइस इंक्रीज हो गई, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. तो और भी हम दिखा सकते हैं. सपोज और सप्लाई कम हो गई और ये लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो गई. सपोज दिस इज S3. सप्लाई लेफ्ट शिफ्ट होने का मतलब इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट हो गया एंड आउटपुट कम हो गया. सपोज दिस इज X1 एंड प्राइस इंक्रीज हो गई. फ्रॉम P2 to P3. दिस इज द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. कि जैसे ही सप्लाई कम होती है, लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होती है, आउटपुट कम हो जाता है और प्राइसेस बढ़ जाते हैं. दिस इज अबाउट द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. ना अब ये होता क्यों है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्यों होती है, और यू कैन से कि सप्लाई कम क्यों होती है. The one reason is increase in wage rate. It is also known as wage induced inflation. When labor market is imperfect and trade unions are strong. लेबर मार्केट इम्परफेक्ट हो, ट्रेड यूनियन स्ट्रांग हो. क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन में वेज रेट सेम रहती है, उसमें हम वेज रेट को चेंज नहीं करते. बट इन इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, तो ऐसी अगर मार्केट्स हों तो लेबर हाई डिमांड करती है वेजेस की एंड दे सक्सीड इन गेटिंग वेज रेट इंक्रीज्ड. तो हाई वेज रेट प्राप्त करने में सक्सेस भी हो जाते हैं. विदाउट, ये इंपॉर्टेंट है, विदाउट देयर बीइंग एनी इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर. तो वेज रेट तो वो बढ़वाने में कामयाब हो जाते हैं, बट प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती उनकी, जिस वजह से आउटपुट नहीं बढ़ता. सो इंक्रीज्ड वेज रेट लीड्स टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो जैसे ही वेज रेट बढ़ेगी तो प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगी. दिस इज वन रीजन. एक रीज़न तो ये है वेज इंड्यूस्ड. द सेकंड रीजन इज इंक्रीज इन प्रॉफिट्स. This is also known as profit-induced inflation. Under imperfectly competitive market, again, firms deliberately produce less than the demand. अब परफेक्ट कंपटीशन में तो प्राइस सेम रहती है, बट इस केस में क्या है, प्राइस को बढ़ाने के लिए जो फर्म्स हैं वो जानबूझकर सप्लाई को कम करती हैं, जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल स्केर्सिटी, आर्टिफिशियल शॉर्टेज.
सो एज टू रेज द रेट ऑफ प्रॉफिट, ताकि प्रॉफिट उनके ज़्यादा हो, प्रॉफिट कमाने के लिए फिर वो प्राइस को ज़्यादा रखते हैं। एंड लास्ट रीज़न इज़ द इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ की इनपुट्स। तो जैसे लेबर है, ऐसे ही और इनपुट्स हैं, अगर उनकी कॉस्ट भी बढ़ जाए, उनकी प्राइस भी बढ़ जाए, so when prices of key inputs like coal, steel, oil, etc. rise due to domestic and international market conditions, कोई भी रीज़न हो उसका, then cost of production will rise and prices will rise. So this was about the cost push inflation. For Keynesian view on inflation, for demand pull theory of inflation, inflationary gap, demand pull inflation with the help of ISLM, cost push inflation with the help of ISLM, must watch other parts of this video. Thank you. Thanks for watching this video.